हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो बनाया है आयनिक यौगिकों के सूत्र। वो पूरा मेरे ख्याल से लगभग 45 मिनट का वीडियो होगा, आपको पूरा देखना है। वो सूत्र बनाने यदि आपको आ जाएंगे तो उसके बाद में रसायन की समीकरणें लिखनी भी आ जाएंगी। यदि आपको सूत्र बनाने नहीं आते हैं तो फिर रासायनिक समीकरण बनाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आएंगे। अतः उस वीडियो को ध्यान से और आपको याद करना है। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन उसको वो एक रामबाण औषधि है रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए। अब मैं आपको रासायनिक समीकरण बनाना बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए पहले अपने को समीकरण का प्रारूप लिखेंगे। अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, जो जिन चीज़ों से अपने क्रिया करवाते हैं उनको परख नली में लिया या कैसे लिया उनको अभिकारक कहते हैं, और दूसरा उनको या क्रिया कारक भी बोल देते हैं। और जो चीज़ अपने को प्राप्त होती है उसको उत्पाद कह दिया जाता है या उनको क्रिया फल कह दिया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में पहला ही बिंदु है मेरा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों या उत्पादों, क्रियाकारकों या क्रियाफलों के अणुसूत्र लिखे जाते हैं। तो अणुसूत्र लिखने मैंने बता दिए हैं, वो सूत्र बनाने, वो अणुसूत्र ही हैं सब के सब, तो उनका अणुसूत्र में लिखना होता है। इसलिए यदि आपको अणुसूत्र नहीं लिखने आते तो फिर दिक्कत आएगी। अब समीकरणों में यदि मैं आपको कह रहा हूँ कि AlCl3 का सूत्र लिखो और फिर आप बैठे बैठे उसको लिख रहे हैं Al और उसको याद नहीं है, तो फिर समीकरण तो बनाना एक समस्या है हमारे लिए। जबकि समीकरण के द्वारा हम रसायन को सरल बनाना चाहते हैं कि पूरी अभिक्रिया को एक छोटी सी लाइन में एक समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन समीकरण बनाने लगते हैं तब हमें ये दिक्कत आता है, ये समीकरण न हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। समीकरण जब हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो रसायन सरल हो जाएगा, रसायन को आप समझने लगेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी रसायन के प्रति। इसलिए आप उन सूत्रों को बनाना ज़रूर सीखें। तो पहले ये मैंने आपको अणुसूत्र बताया। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि दोनों अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं इनके बीच में बराबर का निशान लगाते हैं। जब इनके बीच में क्या लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, या उसमें क्या है आजकल तीर का भी निशान लगा दिया जाता है। तो दो निशान, अभिकारक क्या होगी कि आपके लेफ्ट कॉर्नर पे और उत्पाद किधर होंगे, राइट साइड में होंगे। इस प्रकार से आप इनको दोनों को बराबर या तीर का निशान लिख करके। अब यदि अभिकारक और उत्पाद दो या दो से ज़्यादा हों तो प्रत्येक अभिकारक या क्रियाफल के बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। ये ध्यान दें आप, दो अभिकारकों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, और दो क्या लिखेंगे, उत्पादों के बीच में या क्रियाफलों के बीच में भी क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाते हैं। तीसरी बात, अब ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें लिखना होता है। कहीं आप समीकरणों में, पुस्तकों में पढ़ा हुआ देखेंगे, समझेंगे तो ये सब लिखे आते हैं समीकरणों में, G लिखा रहता है। तो यदि गैस को होता है तो हम उसको कोष्टक में, उसके सूत्र के अणुसूत्र के आगे कोष्टक में G लगा देते हैं, G फॉर गैस, या तीर का निशान ऊपर की तरफ कर देते हैं। दूसरा, यदि लिक्विड होता है, द्रव के रूप में होता है, तो उसको L के द्वारा लिखे देते हैं, लिक्विड, और ये लगा, और S ठोस को रिप्रेजेंट करता है। ठोस के लिए हम इसको क्या करते हैं, नीचे को भी एरो जो है डाउन साइड में लगा करके तीर का। और यदि वो अभिकारक होता है, कई बार AQ लिखा रहता है।
अर्थात जिस चीज़ में घोल बना होगा उसमें उसका नाम लिख देते हैं। तो अभी तक अपने पानी में घोल बनाते हैं, सामान्यतः अल्कोहल में बनाते हैं, AlCO लिखा भी मिल सकता है, लेकिन पानी में घोल के लिए अपने को क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। तो ये बात अपने को समझ आ गई। उसके बाद में ये जो बीच का बराबर का निशान या तीर का निशान होता है, इस पे यदि इस तरह का डेल्टा बना रहता है, ऐसा बना रहता है, तो इसका मतलब होता है गर्म करने पर। क्या करने पर? गर्म करने पर। अभिक्रिया गर्म करने पर स्टार्ट होगी। उसके बाद में तीर के ऊपर या बराबर के ऊपर ताप, दाब और उत्प्रेरक वगैरह भी कई चीज़ें लिख देते हैं। अच्छा, तो अभिक्रियाएँ किन किन कंडीशन, कितने दाब पर होती है। गैसों की अभिक्रियाओं के अंदर दाब होगा और दूसरी अभिक्रियाओं के ताप होगा, ताप कितना ताप है, और यदि उसमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है तो उसमें उत्प्रेरक भी यहाँ पर लिख देते हैं। उत्प्रेरक को लिखने का दूसरा तरीका समीकरण में भी लिखा जाता है कि उत्प्रेरक यहाँ बीच में लिख देंगे और एक कोष्ठक बनाएंगे और उसमें उत्प्रेरक का नाम लिख देंगे। जैसे आप पोटेशियम क्लोरेट लिखते हैं तो ब्रैकेट में आगे के प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, MnO2। तो MnO2 वहाँ पर क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक कहते हैं। अभी उत्प्रेरक क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि सामान्यतः रसायन अभिक्रिया की गति को या उसको बदल देता है। दोनों प्रकार के होते हैं, कम भी वाले भी होते हैं, ज़्यादा वाले भी, लेकिन अपने ज़्यादा वाले मैं यही कहूँगा आज तो आपको कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, गति को तेज कर देते हैं। तो उत्प्रेरक से हो गया, लेकिन स्वतः भाग नहीं लेते, खुद भाग नहीं लेते, अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद में छठा, फिर ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है मैं जो बता रहा हूँ। गैसों को अणुसूत्र में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन O2, N2, Cl2 आदि लिखते हैं। तो ये अणुसूत्र यहाँ फिर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसको हाइड्रोजन O2, H2, O2, O2, N2। आप सोचते होंगे कि मैं इसको एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, आखिर समझेंगे आप इस बात को, लेकिन अभी इसको ध्यान दो कि ये लिखना है टू में। और फिर उसके बाद में एक बिंदु और बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले कि ये जो अभिकारक और ये लिखे जाते हैं, तो यहाँ पहले S और ये L और फिर उसके बाद में गैस और यहाँ पर बराबर ये S प्लस L प्लस G, ये अभिकारक हैं। और ये क्या है, उत्पाद है। मान लो उत्पाद आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए, उत्पाद आ गए आपके पास में, बराबर का निशान लगाया। तो लिखने का क्या तरीका है, ये ट्रेडिशन है, ऐसा ही लिखते हैं कि पहले ठोस लिखते हैं, फिर द्रव लिखते हैं, फिर गैस लिखते हैं, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर अभिकार को, ये उत्पादों में भी पहले ठोस लिखा जाएगा, फिर द्रव लिखा जाएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, गैस। ये एक हमारा परंपरा है, हम इसको लिखेंगे। यदि आप इसको यहाँ कर दें, इसको उल्टा कर दें, उल्टा सुल्टा लिख दें इनको, तो कोई परेशानी नहीं, कोई समीकरण गलत नहीं होगी, ठीक होगी, समीकरण में कोई गलती नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए टीचर को भी आप इरिटेट करेंगे कि उल्टा लिख दिया इसने, गैस को पहले लिख दिया, सॉलिड को बाद में लिख दिया। तो जो एग्जामिनर होगा वो भी इरिटेशन रहेगा कि ऐसा क्यों लिखा है इसने। इसलिए इस नियम को भी आप थोड़ा सा फॉलो करें। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए यही बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो आप क्या लिखें कि ये आपको यही बता रहा हूं कि ये दोनों इस तरह से लिखने का जो तरीका है, ये एक परखनली है और इस परखनली में यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर गैस है, क्रिया हो रही है और ये उत्पाद बन गए, ये उत्पाद बन गए, उत्पाद। और यहाँ क्या बन गए, अभिकारक। और ये भी फिर जब आपको प्रखनली में बनेंगे तो S, L और G, तो ये भी रूप होगा और ये भी रूप होगा। तो इस प्रखनली को, ये जो प्रखनली है, इस प्रखनली को आप यूँ लिखेंगे, बराबर दूसरी प्रखनली को आप यूँ रखेंगे और फिर आपके ये S और ये L और ये G इस प्रकार से आ जाएंगे।
SLG आपको ध्यान रखना है। ये तरीका है इसका कारण बता दिया मैंने कि प्रैक्टिकली में जब सॉलिड और लिक्विड जब गैस वगैरह ऊपर होते हैं तो ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखो कि इनका ये अपना एक परंपरा है, इस प्रकार से लिख देते हो। उल्टा सुल्टा लिख दोगे गलत नहीं होगी, लेकिन आपको इस नियम का भी पालन करना चाहिए। तो ये मैंने रासायनिक समीकरण के जो प्रारूप होते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें अपने उसमें मिलती हैं, बातें बताई मैंने आपको। अब आपको क्या करना है कि लास्ट ही जो मेरा बिंदु है कि समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं तभी रासायनिक समीकरण होगी। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने ये लेते हैं पहले कि भाई ये संतुलित होती क्या है, संतुलित समीकरण है क्या चीज़, संतुलित क्या है, मतलब क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने एक कोई क्रिया ले ली, जैसे यहाँ पर लिया मैंने अमोनिया बनाने की क्रिया ले ली, नाइट्रोजन N2 + 3H2 तीर का निशान, और ये 2NH3 कर दिया, यहाँ 2NH3 कर दिया। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2 हैं, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु। इधर देखो यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु, और ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 6 परमाणु। ये H के 6 परमाणु और ये नाइट्रोजन के 6 परमाणु। तो जितनी क्रिया हमने ये परमाणु लिए थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, उतने ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमें प्राप्त होने चाहिए। एक बात बताइए। दूसरा मान लो मैं और बता देता हूँ आपको, कोई बड़ी समीकरण लिख देता हूँ आपके सामने। मान लो मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि MgCl2 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने AgNO3 लिख दिया, AgNO3 लिख दिया, और फिर ये समीकरण क्या होगी, संतुलित समीकरण। इस तरह से मैं तो लिख रहा हूँ इसको कि इसी तरह से आपको बनानी है, इसी तरह से आपको क्या करना है, इस समीकरण को बनाना है, और फिर क्या करेंगे कि हाँ ये 2AgCl बन जाएगा। ये आपकी एक संतुलित समीकरण मैंने लिख दी है। तो इसमें देखो यहाँ ये आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि रटनी नहीं पड़ेगी, आप मेरे वीडियो को देखते चले जाइए। उसके बाद में यहाँ Mg का कितने परमाणु है, यहाँ पर 1, Mg का कितना है, 1, ठीक हो गया। Cl के कितने परमाणु हैं, 2, तो यहाँ ये Cl है, ये Cl, इसके 2 का गुणा हो रहा है, इसलिए ये कितने हो गए, 2, और उसके बाद में सिल्वर कितना है, 2, ये 2 Ag, और यहाँ Ag कितने हो गई, ये रही 2 परमाणु Ag के। अब यहाँ पर NO3 को देखो, NO3 में ये टोटल NO3 कितने हो गए, 2, यानी 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम इनके परमाणुओं को गिन करके जितने हमने अभिकारकों के परमाणु लिए थे उतने ही उत्पादों के में परमाणु हमें मिलने चाहिए। ऐसी समीकरणों को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। परमाणुओं को गिन करके हम इनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। जैसे और कोई बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप इसमें लिखेंगे, आगे बताऊंगा। तो संतुलित समीकरण का मतलब आप समझ गए कि अभिकारकों के परमाणु और उत्पादों के परमाणु बराबर होने चाहिए, वो संतुलित समीकरण मानी जाएगी। और यदि किसी परमाणु को कम ज़्यादा कर दिया तो फिर वो संतुलित नहीं मानी जाएगी। तो परमाणुओं को संतुलित करना है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि संतुलित क्यों करते हैं। भाई संतुलित करने की क्या जरूरत है, इसको यहाँ 2 का गुणा करो, यहाँ 2 का गुणा किया, ये किया वगैरह वगैरह, संतुलित करने की क्या जरूरत है, इसको सीधा ही लिख देना। लेकिन हमें एक नियम याद रखना है, अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशी है तो द्रव्य का विनाश नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जितने अभिकारक लेंगे उतने ही क्रियाफल बनेंगे।
ये इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अविनाशता के नियम को पालन करने के लिए हमें इनको संतुलित करना पड़ता है। यदि आपसे ये कोई पूछे कि संतुलित करने की क्या ज़रूरत है, छोटा बच्चा आपसे पूछ दे यार संतुलित करने की क्या ज़रूरत है आपको, तो उसको समझाओ कि द्रव्य अविनाशी है, जितना अभिकारक हम लेंगे और उतना ही अभी ये क्या होगा, क्रियाफल हमारे बनेंगे। इसलिए कि अभिकारकों की का जो भार होता है, भार कहो, और क्रियाफलों का भार भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको संतुलित करने के लिए भार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल परमाणुओं की बात कर रहा हूँ कि आप इनके परमाणुओं को गिन गिन करके जितने परमाणु आप क्रिया कारकों में लेंगे उतने ही आप परमाणु क्रियाफलों में आपके होने चाहिए, वो समीकरण हमारी संतुलित होगी। तो ये हमारी संतुलित क्या है कि संतुलित समीकरण क्या होती है ये भी बता दिया मैंने। तो एक बात मैंने आपको बताई कि संतुलित समीकरण क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ संतुलित समीकरणों को हम जब संतुलित करेंगे, सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, तो फिर अपने ये देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की बताऊंगा, वैसे 4 प्रकार की है बताते हैं, लेकिन मैं 5 प्रकार की बता रहा हूं। और उसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो आती है ये क्या है, संश्लेषणात्मक। पहले लेंगे संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, संश्लेषणात्मक ये नाम आपको ध्यान रखना है। संश्लेषणात्मक, अंग्रेजी में इसको सिंथेटिकल बोल देते हैं, लेकिन हिंदी जब पढ़ा रहा हूं तो संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, क्रियाएं कर दो, चलो सब ये क्रिया संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं कर दी। संश्लेषण 2 चीज़ों को जोड़ दो, संश्लेषण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना आपने, पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, वो बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सुना है। लेकिन यहाँ पर अपने दूसरा में, यहाँ पर इस संश्लेषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मान लो हाइड्रोजन में क्लोरीन मिला देते हैं, हाइड्रोजन में क्लोरीन मिला दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, 2HCl बन जाता है, 2HCl बन जाता है। ये मैंने डायरेक्ट आपको संतुलित समीकरण लिख दी, संतुलित समीकरण लिख दी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप हमेशा ये कोशिश करें कि हम इसको परमाणु रूप में लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि इसको H2Cl2 लिखने की क्या जरूरत है, इस नियम को है ये नहीं, ये तो करनी पड़ेगी अपने को, सही है। लेकिन मान लो आपने ये H किया और ये Cl किया, और यहाँ आप क्या करें, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, Cl पढ़ेंगे, और इसको क्या लिख दें, HCl। और हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, तो टोटल हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। टोटल हमारी समीकरण संतुलित हो गई। लेकिन अब मैं बताता हूं इसको H2Cl2 में क्यों लिखते हैं, फिर इसको तो अणुरूप में लिखना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताया कि इसको अणुरूप में लिखना पड़ेगा। छात्र स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा ये जो गैस जार है, या जहाँ पर भी आपने हाइड्रोजन को इकट्ठा कर रखा है, सिलेंडर में कर रखा है, वो हाइड्रोजन हमारे पास किस रूप में आएगी, ये बताओ कि इसमें H है या H2 है। दूसरे में ये भी वो ले लिया आपने, इसमें Cl है या Cl2 है। आप ये सोचो इस बात को। इसमें हमेशा हमारे पास ये H2 गैस अर्थात परमाणु अस्थायी होता है, परमाणु अस्थायी और अणु स्थायी। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जो हमारे पास जो गैस मिली है हमें, वो
अणु रूप में मिल रही है, और हमें जो प्राप्त होने वाली गैसें वो भी अणु रूप में मिलेंगी। इसलिए हम ये न लिख करके और H2 के रूप में ठीक करेंगे, ये न करके हम Cl2 के रूप में लिखेंगे। इसलिए क्योंकि परमाणु तो अस्थाई है, इसलिए ये गैस हमारी स्थायी है, हमारे पास पड़ी है, रिजर्व है, हमारे पास स्टोर में पड़ी है, इसलिए वो अणु रूप में है। अतः इन गैस जो प्रोडक्ट जो हमें क्रिया कारक जो मिले थे वो H2Cl2 के रूप में मिले हैं, और उसको 2HCl हमने इस प्रकार से लिखा। इसलिए ये समीकरण संतुलित है लेकिन सही नहीं मानी जाएगी। अतः इसको 2 का गुणा करेंगे, इसको भी 2 का गुणा करेंगे, और ये भी 2 का गुणा कर देंगे इकट्ठा। तो यहाँ इस गुणा को इस प्रकार से न करने का दूसरा तरीका ये भी आ जाएगा बीच में कि जब किसी एक को किया जाता है गुणा, तो वो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। दोनों तरीके हो सकते हैं, इससे भी वही बात होगी, सेम चीज़ है दोनों की दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इन दोनों को उठा करके अब हम इस रूप में लिखते हैं, यानी ये 2H मिल करके H2 हो गया, ये 2Cl मिल करके क्या हो गया, Cl2 हो गया, और ये 2 का गुणा से क्या बन गया, HCl। HCl एक अणु रूप में है। तो इस प्रकार से आपको तो आपको जब समीकरणों को संतुलित बनाना है, तो जब आपको समीकरण संतुलित, तो आप गैसों को एक बार परमाणुीय रूप में ही संतुलित कर लो और फिर उसको अणु रूप में परिवर्तित कर दो। अब मैं जितनी भी बताऊंगा आपको बातें वो यहीं देखेंगे अपने। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल आपको लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करने से पानी बनता है, H2O बनता है। पानी का सूत्र H2 होता है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, HO लिखने से काम नहीं चलेगा, ये तो सूत्र कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब यहां देखा आपने कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां 2 हाइड्रोजन कर दो और ये समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है। अब ये समीकरण हमारी, यहाँ 2 हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, संतुलित होगी समीकरण। लेकिन O को क्या करना पड़ेगा, O2 करना पड़ेगा, अणु रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए समीकरण में से किसी भी अभिकारक को या क्रियाफल को की मात्रा में कोई परिवर्तन करोगे, आधा करोगे या दुगुना करोगे, एक को करोगे, तो वो सबके ऊपर प्रभाव डालता है। यहाँ हाइड्रोजन यदि कम कर देंगे तो सब पे प्रभाव डालेगा। यहाँ इसको यदि आपको वाटर ज़्यादा चाहिए, 8 अणु चाहिए, तो यहाँ 8 का गुणा करोगे तो 8 गुणा क्रियाकारक चाहिए। इसलिए यहाँ आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए। 2 ऑक्सीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, और 2 का गुणा करने से अब ये 2H का क्या हो जाएगा, 2H2, और 2O का क्या हो जाएगा, O2, और फिर आपको ये 2H2O बन जाएगा, ये 2H2O बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 4 हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो ये संतुलित करने का तरीका है। मैंने तरीका बताया है आपको ये समीकरण याद होगी अच्छी तरह से, बढ़िया है। आप तो कह दोगे हमें तो याद है, क्यों बिना मतलब इस प्रकार से संतुलित करने का तरीका बता रहे हो, लेकिन ये समझो। अब यहाँ आता हूँ मैं आपको, दूसरी समीकरण लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है। तो ये जो नए यौगिक आते हैं, पानी को तो आप जानते हैं, ये अमोनिया लिख रहा हूं मैं, इसको आप याद करें, अपनी मेमोरी में बैठाएं। अमोनिया बनती है, इसको संतुलित करना है। नाइट्रोजन 1, अरे तो संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3H कर दो, क्या दिक्कत आ गई, 3H कर दिया, और उसके बाद में संतुलित हो गई हमारी। हमें दिक्कत क्या है, दिक्कत तो ये आ गई कि ये नाइट्रोजन भी सिंगल है, ये भी सिंगल है,
तो इनको तो दो दो का, इसको भी 2 का गुणा, इसको भी 2, तो हम क्या कर दें, 2 का गुणा कर दो ना, इसको क्या कर दिया, 2 का गुणा। अब आपका सूत्र बनेगा N2 प्लस 3S2, तीर के निशान यहाँ पर 2NS3, ये 2NS3 बन गया, ये संतुलित बन गया। N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NS3। तो ये मैंने आपको 3 तो उदाहरण बता दिए। आप कहेंगे वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं तो इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको और बताऊंगा, और एग्जाम्पल बताऊंगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप इनके उदाहरण करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्लियर आपको ये समझ में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ मैग्नीशियम की क्रिया की। यहाँ मैग्नीशियम, चलो उससे पहले मैग्नीशियम की बता देते हैं प्लस, और हम यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्रिया करवाता हूँ। किसके साथ क्रिया करवाता हूँ, नाइट्रोजन के साथ। दोनों का संश्लेषण हो जाएगा और ये Mg और N लिख दिया आपने, MgN। अब यहाँ अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ यदि आपने ये MgN ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, तो चाहे इसको संतुलित कर लेना, चाहे कुछ ही कर लेना, ये समीकरण आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नया यौगिक आपने क्या बनाया है, MgN। नया यौगिक क्या बनाया, MgN, यानी मैग्नीशियम और नाइट्राइड। अब N क्या आप सोचेंगे, ये N क्या होता है, तो मैंने जो सारणी बनाई है ना, उसमें जाके देखना, वहाँ N ऋण मूलकों में मिलेगा, और N की सजगता -3 होती है, ये 3 नेगेटिव होता है। और Mg मैग्नीशियम, ये भी कहा मैंने कि Mg डबल पॉजिटिव होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब उत्पाद बनता है तो उसका सूत्र आपको ठीक करना है, ठीक लिखना है, तब जाकर के संतुलित करना। तो यहाँ इसको 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ इसको कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो Mg3N2। तो ये सूत्र, अब इसको संतुलित करो, अब इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 कर देंगे। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 कर दो, तो ये तो संतुलित होगी। 3Mg प्लस N2 इक्वल टू Mg3N2। अब आप सोचोगे यहाँ Mg3N2 क्यों किया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया मान लो, और मैं यहाँ नाइट्रोजन की क्रिया करवाता हूँ, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, और मैंने यहाँ Aln लिख दिया, Aln कर दिया, और ये Aln संतुलित है, एल्यूमिनियम An एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। फिर सोचो कि ये सूत्र सही है कि गलत है। जो नया सूत्र बनता है, नया जो उत्पाद बनता है, उसको संतुलित करो, उसको सूत्र सही बनाओ, तो संतुलित। अब वहाँ से सारणी से याद करो कि एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है सारणी में, वो याद करना पड़ेगा। और यहाँ नाइट्राइड, नाइट्राइड तो भी मैंने बताई है कि ये 3, इसलिए ये सूत्र तो सही है, सूत्र एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र तो सही है, और ये समीकरण भी सही है, Al प्लस N इजिकल टू Aln। लेकिन फिर इसमें हम क्या है, अभी कमी छोड़ रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इस N को N2 करने के लिए इसको 2 का गुणा करेंगे, और यहाँ से जब 2 का गुणा कर देंगे तो 2Al क्यों किया जा रहा है, इस N को N2 लिखने के लिए, और यहाँ पर 2Aln ये लिखना है आपको। तो 2L यहाँ 2 का गुणा कर, ये जब बड़ी समीकरणों में जो 2 के गुणे करूँगा और बताएंगे, तब आपको करना पड़ेगा ना आगे, इसलिए यहीं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से जब बड़ी समीकरणें आएंगी तो उनमें इस तरह से हम गुणा करेंगे। तो अभी से समझो ना कि इस तरह से 2 के गुणे भी किए जाते हैं। तो ये 2Al प्लस N2 इक्वल टू, मैं और समीकरण लेता हूँ। चलो अब क्या कहते हैं, अपने फास्फोरस को जला लेते हैं। फास्फोरस को, ये बड़ी देखो, फास्फोरस को जलाया मैंने, ये फास्फोरस, इसको तो मैं बड़े रूप में बताता हूँ।
इस समीकरण को तो मैं बड़े रूप में और बढ़ा करके बताते हैं अपने कि फास्फोरस यहाँ P बना और ये O बना, तो P और O जब क्रिया करेंगे तो फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा। अब आप देखें वहाँ यदि आपको याद है तो फास्फोरस तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो +5 P+5 और P+3। एक फास्फोरस ऐसी होती है जिसकी +5 चार्ज होता है, एक फास्फोरस ऐसी होती है जिसका +3 चार्ज होता है। तो इन दोनों को क्या है कि किस प्रकार से करेंगे, अब अपने यहाँ पर दोनों ही करेंगे। मान लो P ये O है, 5 वाला है, तो ये PO लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना। हम सोचेंगे कि फास्फोरस कौन सा है, 5 वाला, तो 5 वाला ले लो। और ऑक्साइड तो 2 होती है, तो ये क्या सूत्र बन जाएगा, P2O5। क्या बनेगा, P2O5। अब यहाँ पर इस समझना इसको के समीकरण को क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ ये 2P कर दिए, यहाँ पर क्या किया मैंने 2P किया, और इस जगह यहाँ पर क्या कर दिया 5O कर दिया, और ये संतुलित होगी P2O5। इसको मैंने फिर क्या किया, 5O है तो 5O को तो मुझे डबल करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा, तो ये P हो जाएगा, संतुलित लिख सकते हो आप। लेकिन फास्फोरस को जो जलाएंगे तो जरूरी थोड़ा ही है कि वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही बनाए, वो तो फास्फोरस इसका 3 वाला भी बना सकता है, ट्राई ऑक्साइड भी बना सकता है। तो फिर ये समीकरण भी लिखनी पड़ेगी आपको, P + O = P2O3, क्योंकि ये इसकी P2O3, क्योंकि ये 3 वैलेंसी वाला फास्फोरस लिया। फास्फोरस कौन से वाला लिया, 3 वाला लिया, तो ये P2O3। तो P यहाँ कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 3। अभी अपने किसके आधार पर, ऑक्सीजन को परमाणु रूप में रखा है, अब इसको ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, अणु रूप में रखो, तो फिर आपको यहाँ इसको 2 को गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 का गुणा करना, तो ये दोनों हो गया। अब आपको टोटल समीकरण में ये देखो आगे बहुत जोड़ना बता रहा हूँ मैं, समीकरण को फिर जोड़ें। टोटल तो हमारी ये अभी के लिए एक फास्फोरस के 4 लिए, किसी ने पेंटाऑक्साइड बनाया, किसी ने ट्राई ऑक्साइड बनाया, बड़ी सारी क्रिया हो गई। तो क्या होगा, यहाँ कुल मिलाकर के कितने फास्फोरस हो गए, P4, और ये भी P4, तो 8P हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8P हो गए। तो आप इसको याद रखें, 8P मैंने 8P सर्किल लगाया मैंने, तो 8P हो गए, प्लस ये 5O2 हो गया, O को 2 का गुणा किया O2, ये 2 का गुणा किया O2, 8O2, 5 और 3 8O2। टोटल देखो आप, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, 16 ऑक्सीजन हो गए, 16 ऑक्सीजन को 8O2 लिखेंगे। फिर तीर का निशान, फिर यहाँ 2P2O5 + 2P2O3। अब इसको देखो आपने कैसे अब ये समीकरण बन गई आपकी। अब ये समीकरण ये देखो आप, अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा, इस 8P को फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ 2P4 + 8O2, और फिर इसको मैं 2P2O5 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने 2P2O3 लिखा। ये पूरा बड़ा, इसमें बहुत सारी बातें आ गई आपको सीखने में। गुणा भी करना पड़ता है, कई बार गुणा करना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ करके फिर 8P के मैंने P4 बना दिया, 8P का मैंने क्या बनाया, ये आप अलग से समझो कि फास्फोरस के एक अणु में, फास्फोरस P के एक अणु में 4
4 P के परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में 4 फास्फोरस के परमाणु होते हैं, इसलिए P4 एक अणु हो गया। P4 को हम P क्या है, P का अणु। जिस प्रकार से क्लोरीन को ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, इसी प्रकार से P को P4 लिखा जाता है। तो ये 2P4 प्लस 8O2 2P2O5 प्लस P2O5 समीकरण बन गई। लेकिन विद्यार्थियों अभी भी ये थोड़ा गलत माना जाएगा, अर्थात अब अभी हम समीकरण में कमी, अभी और कमी रह गई। इसमें क्या कमी रह गई कि हमने इसको 2 का गुणा, इसको बार बार संतुलित करने से 2 का गुणा यहाँ किया, 2 का गुणा यहाँ किया, तो जिससे हमारी संख्या ज़्यादा बन गई। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 2। तो इसको फिर हम समीकरण को लास्ट में ऐसे लिखेंगे, P4 4O2 P2O5 और P2O। अरे भाई ये गलत, यहाँ आपने को क्या करना है, P2O3, सॉरी यहाँ P2O3 करना है, ये 2P2O3, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे। अरे आप तो इतनी देर से मुझे ऐसे कर रहे हो, यहाँ गलत कर दिया मैंने, है अब ठीक कर दिया मैंने। P2O3 मिस्टेक हो गया, यहाँ P5, अब ये 2P2O3 हो, यहाँ 2 2 2 2 2, और ये यहाँ जब इसको 2 का भाग दे तो ये P4 4O2 P2O5 P2O3। इस प्रकार से जो फास्फोरस की क्रिया करते हैं अपने, तो ये हो गया। तो ये बड़ा रूप मैंने बताया है संश्लेषणात्मक अभिक्रिया में कि आप संतुलित कैसे करते हैं। इतनी बातों को, इन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ज़्यादा गुणा हो जाएगा तो उनको कॉमन भी लेना पड़ता है, फिर अपने को मिनिमम क्वांटिटी लेकर के, बिना मतलब अपने यहाँ दुगनी 8 गुणा यहाँ 2 2 2 कर रहे हैं। समीकरण तो ये है हमारी संतुलित, ये समीकरण हमारी। अब इसको मैं 10 का गुणा कर दूं तो क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं होता। हमारी समीकरण जो है ये समीकरण। तो इस प्रकार से आप संश्लेषणात्मक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, तो लेकिन मैंने जो जितनी बातें मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी हैं।